Hello student, we are taking the next topic after current electricity is our magnetism. मैग्नेटिज्म में सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक करंट में पहले हम लोग ने कुछ इंफॉर्मेशन देखा था फॉर फील्ड। जनरल एस्पेक्ट्स क्या है फील्ड का? फील्ड क्या होता है? इट इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी थिंग्स अराउंड इट सराउंडिंग। जैसे मास का इफेक्ट हमारे सराउंडिंग में आया तो उसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड बोला। किसी चार्ज का, कोई यही चार्ज था हमारे पास प्लस क्यू, इसका सराउंडिंग में जो भी इफेक्ट था, इसका इन्फ्लुएंस अराउंड इट सराउंडिंग, इन्फ्लुएंस अराउंडिंग सराउंडिंग जो था हमारा वो क्या कहलाया? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड भी बेसिकली हमारा क्या है? चार्ज का ही इन्फ्लुएंस है अराउंड इट सराउंडिंग अंडर सर्टेन कंडीशन। उसको पहले समझते हैं। अगर यही चार्ज हमारा स्टैटिक हो, फॉर एग्जांपल ये चार्ज हमारा केवल स्टैटिक है, स्टैटिक चार्ज, स्टैटिक चार्ज है मतलब अगर ये रेस्ट पर है तो स्टैटिक चार्ज ओनली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टैटिक चार्ज हमारा क्या होगा? केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन यही चार्ज अगर मोशन में हो जाए तो सेम चार्ज इज मूविंग विथ व्हाट? मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो द सेम चार्ज हैज टू इन्फ्लुएंस अराउंड इट सराउंडिंग। एक तो इसके स्टैटिक चार्ज का जो इन्फ्लुएंस है वो हमें पता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसके पास दो इन्फ्लुएंस होंगे। इसके पास क्या होगा? v है, ये कांस्टेंट है। इस केस में v चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic field. चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो कभी भी हमारा अगर चार्ज किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इसके पास सराउंडिंग में दो इन्फ्लुएंस होंगे, दैट इज दो फील्ड क्रिएट करेगा, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो रेस्ट चार्ज केवल और केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मूविंग चार्ज हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसमें रहता ही रहता है, प्लस एक एक्स्ट्रा फील्ड आ जाती है, वो है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा केस हम ये ले सकते हैं कि अगर यही चार्ज प्लस क्यू मूव कर रहा है विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, दैट इज वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, then in this case it has three influence around its surrounding. It produces electric field as well as magnetic field. ये तो इसमें रहेगा ही रहेगा, and also produces electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसे आप लोगों ने मैकेनिकल वेव पढ़ा था, मैकेनिकल वेव है, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी एक ईएम वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहती है और उसके वजह से ये प्रोपागेट होता है। जैसे लाइट, लाइट हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो ये क्या करता है? अगर एक्सेलरेटेड चार्ज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, मैग्नेटिक फील्ड भी होगी और साथ में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर
किसी चार्ज का इन्फ्लुएंस देखा 3 केसेस में। जब वो रेस्ट पर है तो उसने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, जब वो मूव कर रहा है तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है बट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। बट इफ द चार्ज इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन then it has electric field and magnetic field as well as electromagnetic radiation। तो इस टॉपिक में हम इसी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दिया कि हाउ वी आर क्रिएटिंग ए मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हमारा चार्ज मूव कर रहा होगा देन ओनली वी हैव मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नाउ लेट्स टेक द टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड में। पहले हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड ये एक फील्ड है, तो बट ऑब्वियस इसके पास मैग्नीट्यूड होगा एज वेल एज डायरेक्शन होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड भी हमारी कैसी क्वांटिटी है? मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये भी हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसके पास एक मैग्नीट्यूड भी होगा एज वेल एज क्या होगा? डायरेक्शन भी होगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका वैसे ही होगा जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था। तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो इसको हम देख सकते हैं कि अगर रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास, तो रिप्रेजेंटेशन में जैसे कि ये x है, ये y है, ये z है, 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो वेक्टर में आप लोगों ने पढ़ा था कि जैसे x एक्सिस के लॉन्ग अगर हम वेक्टर लिखते हैं तो वेक्टर के लिए हमारे पास मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन भी। डायरेक्शन कौन बताता है? यूनिट वेक्टर। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि x के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आई कैप है, और y की डायरेक्शन में पता है सबको j, और z की डायरेक्शन में k कैप यूनिट वेक्टर है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है कुछ b, तो हम क्या लिखेंगे? b वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? b, किस डायरेक्शन में? x, तो x डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग वाला यूनिट वेक्टर लगा देंगे आई कैप। अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारी इधर है तो हम लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b j कैप। अगर ये इधर है तो लिख सकते हैं b इज इक्वल टू b k कैप। अभी जो b इक्वल टू b k कैप है, इसको, ये तो हमारा जो कॉपी का प्लेन है, प्लेन ऑफ पेपर, ये 2 डायमेंशन है। तो एक्स वाई में हम z को कैसे दिखाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। एक्स वाई में हमें अगर z को दिखाना है तो z हमारा क्या है? इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, आइदर आउटवर्ड हो सकता है या फिर इनवर्ड हो सकता है। तो आप क्या कर सकते हो? आप इसको दिखा सकते हो क्रॉस और डॉट से। तो अगर आपने यहाँ ऐसे क्रॉस बना दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ये मैग्नेटिक फील्ड की बी लिखा और आपने ऐसे क्रॉस बना दिया। दैट मीन्स दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई प्लेन। इसका मतलब क्या है? इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड इनवर्ड। तो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन और इनवर्ड क्या हो जाएगा? दैट इज माइनस जेड एक्सिस। और अगर यही चीज़ आप ऐसे बनाते हो कि अगर आपने इसको ऐसे बना दिया, ये x है, ये y है, और आपने इसको डॉट बना दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके लिए क्या बोल सकते हैं? अगेन दिस b इज परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y प्लेन। इसका मतलब है इट इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन एंड आउटवर्ड। दैट इज क्या हो जाएगा? आउटवर्ड क्या हो जाएगा? पॉजिटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस। तो कभी भी हमें किसी प्लेन में उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं? उसको क्रॉस और डॉट से दिखा सकते हैं। ये क्रॉस क्या बताएगा कि इस प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड है। डॉट क्या बताएगा कि प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर है और आउटवर्ड है। तो इस तरीके से हम बेसिक रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। जिस एक्सिस के लॉन्ग होगा उसकी मैग्नीट्यूड लिखिए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर लिख लीजिए। हालांकि आपके लेवल पे वेक्टर का कोई रोल होगा नहीं, तो हम बहुत सिंपल केस ही लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये रिप्रेजेंटेशन है। हम बात करते हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड में, जैसे हमने वहाँ पर देखा था कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं, देन व्हाट इज द इन्फ्लुएंस?
तो ये देख सकते हैं कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है? मतलब जहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड जो है पूरे स्पेस में चेंज नहीं होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, वो हम कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लेते हैं कि ये हमारा कॉपी है, ये आपका पेपर है, ये एक्स वाई प्लेन में है। तो इस एक्स वाई प्लेन में हमने कोई एक मैग्नेटिक फील्ड रखी है और एक प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी है v इस डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसी है? ऐसी b, दोनों के बीच में थीटा एंगल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्ज पार्टिकल, दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। और उस मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? दिस मैग्नेटिक फील्ड इज along xy plane and making an angle theta with x-axis। तो what will be the force experienced by this charge particle? ये चार्ज पार्टिकल क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? जैसे हम लोगों ने वहाँ पर देखा था कि कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था, इसमें अगर आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो फोर्स क्या लगता था इस पे? Q इंटू ई वैक्टर, ऐसे ही लगता था। पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग और नेगेटिव चार्ज के लिए उसके अपोजिट। ठीक यहाँ पे भी एक फोर्स लगेगा, उस फोर्स को हम बोलेंगे, मैं वेक्टर फॉर्म यहाँ आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपने वेक्टर उतना कंफर्टेबल नहीं है आपके लेवल पे, मैं आपको सीधे इसका मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ, दैट इज एफ बी। आप बोलेंगे इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, वो कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, क्यू वी बी साइन थीटा, जिसमें Q क्या है? चार्ज है, V क्या है? वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, B मैग्नेटिक फील्ड, व्हाट इज अबाउट साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ये दो वेक्टर के बीच का डायरेक्शन है, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा के बारे में हम क्या बोल सकते हैं? इट इज एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। इट इज एंगल बिटवीन V वेक्टर एंड B वेक्टर। तो यहाँ पर हमारे पास V और B के बीच का जो एंगल है वो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला है, तो पहला पॉइंट ये देखें कि इस फोर्स के लिए जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम कब होगा? एफ बी मैक्स कब होगा? व्हेन वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो वेलोसिटी, उस केस में मैक्सिमम होगा, बिकॉज यू नो साइन थीटा उस समय साइन 90 जो है 1 हो जाएगा, तो एफ बी मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी? क्यू वी बी, ये हमारा मैक्सिमम होगा। जैसे कैसा हो सकता है ऐसा केस? एक सिचुएशन जैसे ये प्लस क्यू है, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है x डायरेक्शन में, और मान लेते हैं कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड किधर है? y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। इस केस में जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? मैक्सिमम। दूसरा केस क्या हो सकता है कि हमारा ये एक्स वाई प्लेन है और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें कैसी है? डायरेक्शन वो प्लेन के परपेंडिकुलर, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, ऐसे क्रॉस है ये मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब इसकी डायरेक्शन किधर है? एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर है और इनवर्ड। इस केस में भी हमारा जो एफ बी होगा वो मैक्स लगेगा, और कितना लगेगा? क्यू वी बी, बिकॉज दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। एक्स वाई प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ? v और b के बीच में, v हमारा x एक्सिस के लॉन्ग है, b z एक्सिस के लॉन्ग है, दोनों के बीच में एंगल हुआ 90, तो ये हमारा मैक्सिमम लगेगा। मिनिमम की अगर बात करें तो क्या हो सकता है? किसी चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स कितना हो सकता है? मिनिमम पॉसिबिलिटी एफ बी मिन क्या हो सकता है? तो एफ बी मिन हमारा हो सकता है 0, बिकॉज यू ऑल नो
इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 दैट इज थीटा इक्वल टू 0। तो जब दोनों कब होगा 0, थीटा है क्या, एंगल बिटवीन V और B है, तो V और B के बीच में एंगल कब 0 होगा, जब वो पैरेलल होंगे। तो मतलब जैसे ऐसे बोल लें कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और पॉजिटिव चार्ज है, वो भी मूव कर रहा है V से, तो यहाँ पे V इज पैरेलल टू B। इन दिस केस वी कैन से FB इज 0, FB हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मिनिमम फोर्स के लिए कभी भी मैग्नेटिक फोर्स होगा वो 0, और उससे हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि हमारा चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पैरेलल है या एंटी पैरेलल। अगर एफ बी मिन 0 हो सकता है जब थीटा हमारा पाई हो या फिर 180, उस केस में भी बोल सकते हैं, जैसे कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है और ये पॉजिटिव चार्ज है, वेलोसिटी वेक्टर इधर है, दोनों के बीच में एंगल है 180, तो साइन 180 फिर से क्या हो जाएगा 0, एफ बी क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स इस केस में भी 0 होगा। तो हमने देखा कि मैक्सिमम वैल्यू क्यू वी भी होगी, मिनिमम 0 होगी, और जनरल वैल्यू किसी एंगल पे क्यू वी भी साइन थीटा होगी। तो दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। किसके वजह से मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, किस पे आ रहा है, चार्ज पे। अच्छा, ये देखना है कि मैग्नेटिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, क्या कोई अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में पड़ा हुआ है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट में पड़ा हुआ है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है, ये यहाँ पे वेलोसिटी इसकी 0 है, मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब इस कॉपी के इस पेज के प्लेन के परपेंडिकुलर। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का क्या मतलब समझाया गया है, इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, दैट इज जेड एक्सिस। और लेकिन वेलोसिटी यहाँ पे 0 है, तो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स क्या रहेगा 0। इससे हमने क्या देखा कि किसी भी चार्ज पार्टिकल में जब तक कोई वेलोसिटी होगी और वो किसी वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, देन ओनली वी कैन से दैट इट हैज़ मैग्नेटिक फोर्स। अगर वो स्टैटिक है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है, रेस्ट फॉर रेस्ट चार्ज नो मैग्नेटिक फोर्स, फॉर रेस्ट चार्ज नो मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं होगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात हम ये देखते हैं कि, तो अभी तक हमने ये कंक्लूड किया, नेक्स्ट आगे के लेक्चर्स में हम आगे और कंटिन्यू करेंगे, इसके डायरेक्शन पे बात करेंगे, वर्क डन पे बात करेंगे। ओके।